हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 सीबीएसई पीएसईबी का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर 2 कर रहे हैं। और लेक्चर 1 में आपने क्या पढ़ा था? केमिकल चेंज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। और केमिकल इक्वेशन आपने देखी थी कि दो तरह की होती है, एक वर्ड वाली और एक सिंबल वाली। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या है, सिंबल वाली पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट दे रखा है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अगर आपने केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और ज़्यादा कंसाइज बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंबल्स या फिर फॉर्मूले यूज़ करते हैं वर्ड्स की बजाय। जैसे हमने पहले वहाँ पे वर्ड इक्वेशन में पढ़ा था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट होते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो ये हमने वर्ड इक्वेशन पढ़ी थी। अब हम यहाँ पे क्या सिंबल इक्वेशन, सिंबल्स यूज़ करेंगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के लिए। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन जो होती है ये क्या करती है, जो केमिकल रिएक्शन हुई है उसी को रिप्रेजेंट करती है। तो आगे दे रखा है, अब आपने देखा होगा जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट होते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट ये जो इक्वेशन है ये करेक्ट नहीं है। अगर आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहली बात तो जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स, और जो हमारे राइट हैंड साइड पे होते हैं ये होता है प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में हमेशा आपने क्या करना है, एरो डालना है। अगर आप ऐसे इक्वल्स टू डालते हो तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो हमेशा आपने क्या करना है, एरो डाल के ही रिप्रेजेंट करना है। दूसरा आपने क्या करना है, जब आप केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल इक्वेशन जब करोगे उस टाइम पे आपने क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट, एटम ऑफ एलिमेंट दोनों साइड पे काउंट करने होते हैं। इस साइड कितने एटम है और इस साइड कितने एटम है, उसके बाद क्या है, दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। तो अगर आपकी ये दोनों, ये साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस्ड है। और इस तरह की अनबैलेंस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। स्केलेटल इक्वेशन कौन सी होती है, इफ द मास इज नॉट सेम ऑन बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन। अगर दोनों साइड इक्वेशंस का मास सेम नहीं है तो इक्वेशन क्या होगी, स्केलेटल इक्वेशन होगी। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम का मास कुछ अलग है, ऑक्सीजन का मास कुछ अलग है, बट अगर हम इधर देखें तो बिल्कुल ही मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो मास क्या इक्वल नहीं है दोनों साइड पे। वैसे अगर आप नंबर ऑफ एटम की बात करो तो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन है 2, और इस साइड देखो मैग्नीशियम भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। इस साइड 2 ऑक्सीजन, इस साइड 1 ऑक्सीजन। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड है। इस तरह की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं या फिर अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। तो इस तरह की इक्वेशन क्या होती है, वैलिड नहीं होती है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशंस को बैलेंसिंग करना सीखेंगे और ये पढ़ते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए। If the number of atom of each element remain the same before and after chemical reaction, अगर क्या नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट सेम है रिएक्शन होने से पहले भी और रिएक्शन होने के बाद भी, तो इस तरह की इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। अब ये क्या हमारे पास स्केलेटल इक्वेशन है, बट हमें इसे बैलेंस करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि ना तो आप मास को क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। और इक्वेशंस को क्या है, बैलेंस भी इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर सके। अब बैलेंसिंग के कुछ स्टेप्स हैं। वर्ड इक्वेशन में क्या पढ़ा था हमने, अगर सपोज करो यहाँ पे बोला है, जो आपने एक्टिविटी 1.3 पढ़ी थी जिसमें आपने क्या किया था, जिंक ग्रेन्यूल्स लिए थे। जिंक ग्रेन्यूल्स में जब सल्फ्यूरिक एसिड डाला था तो क्या हुआ था, आपका जो फ्लास्क है वो गर्म हो गया था। और दूसरा कहते हैं कुछ गैस निकली थी, एवोल्यूशन ऑफ गैस निकली थी, वो कौन सी थी, हाइड्रोजन। तो अब आपने क्या करना है, वर्ड इक्वेशन में आप कैसे लिखोगे, आपने क्या किया, जिंक ग्रेन्यूल्स में सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो जिंक सल्फेट बना, साथ में हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन गैस निकली है। ये है आपकी वर्ड इक्वेशन। अब अगर आपने इसको सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या लिखोगे, जिंक का सिंबल होता है Zn, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4, और ये मिलकर क्या बनाते हैं, जिंक सल्फेट, दैट इज ZnSO4, प्लस क्या होती है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है H2। ये सिंबल्स हैं। अब आपने जब ये करनी है, सिंबल्स वाली इक्वेशन करनी है, तो आपको सिंबल भी आने चाहिए। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आएंगे। बट अगर आप कॉन्टिन्यूसली 3 या 4 दिन बैलेंसिंग इस तरीके से करते हैं तो आपको क्या होंगे, सिंबल्स भी याद हो जाएंगे और बैलेंसिंग भी याद हो जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, जब जिंक में हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो जिंक सल्फेट बना, साथ में हाइड्रोजन बने। तो अब आप क्या नंबर ऑफ एटम काउंट कर लो, ये वाली साइड है आपकी रिएक्टेंट्स वाली और ये वाली साइड है आपकी प्रोडक्ट वाली।
प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इस साइड देखो जिंक कितना है, सेकंड नंबर पे क्या हाइड्रोजन कितना है, थर्ड नंबर पे क्या है आपका एस फॉर सल्फर, उसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या है ओ फॉर ऑक्सीजन। अब देखो इनके कितने कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, जैसे जिंक का कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 4। ओ के साथ 4 लगाए, ये सिर्फ इसके साथ होगा, इनके साथ नहीं जाएगा। तो ऑक्सीजन कितना है 4। इस साइड देखो जिंक कितना है, सल्फर कितना है, ऑक्सीजन कितनी है और हाइड्रोजन कितने हैं। ठीक है, जिंक कितना है 1, सल्फर भी है 1, ऑक्सीजन है 4 और हाइड्रोजन है 2। तो देखो जो चीज हमारे पास यहाँ पे है सेम चीज यहाँ पे है, इसका मतलब जो आपकी इक्वेशन है वो क्या है बैलेंस्ड। ये है आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट आपको एक इक्वेशन दे रखी है आयरन, Fe फॉर आयरन प्लस H2O वाटर। जब इसमें ये ऐड हुआ तो फेरिक ऑक्साइड बना, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो चीज आपको गिवन है उसको लिख लो, नंबर्स में लिख लो कि कितनी कितनी गिवन है, हाइड्रोजन कितने गिवन है, प्लस फिर ऑक्सीजन कितनी है। और सिमिलरली प्रोडक्ट साइड में देखो आपके पास क्या गिवन है। तो इस साइड देखो आयरन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। इस साइड देखो आयरन कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 4 और हाइड्रोजन कितना है 2। तो पहले क्या करो, आप आयरन पूरी बैलेंस करो। इस साइड कितना है Fe1 है और इस साइड कितना है 3। तो आप क्या करोगे, रिएक्टेंट वाली साइड पे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक लाइन लगा लो। तो आप क्या करोगे, रिएक्टेंट वाली साइड पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 1 कितना होगा 3। तो Fe कितना हो जाएगा 3। तो आपने क्या किया 3Fe प्लस H2O, उसके बाद क्या बना आपके पास Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब आपने क्या किया, आयरन कितने हो गए आपके पास 3, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितनी है 1। और इस साइड देखो आयरन कितने हैं 3, ऑक्सीजन है 4 और हाइड्रोजन है 2। नेक्स्ट आप क्या बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन को। इस साइड ऑक्सीजन 4 है, इस साइड ऑक्सीजन 1 है। तो आप क्या करोगे, इस साइड जो रिएक्टेंट वाली साइड है आपकी, उसमें क्या करोगे 4 को मल्टीप्लाई कर दो। और प्लीज एक चीज का ध्यान रखना, जो भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इसको स्टेप बाय स्टेप करो। क्या किया आपने 3Fe प्लस ऑक्सीजन को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आप ऐसे बीच में ऑक्सीजन नहीं लिखोगे, ये गलत होगा। आप फ्रंट में ऑक्सीजन लगा लोगे F4H2O। तो क्या होगा आपका Fe3O4 प्लस H2। तो किया क्या है आपने, Fe कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, क्योंकि 4 इंटू 2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4 इंटू 2 8 और ऑक्सीजन कितना होगा, ये 4 के इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ऑक्सीजन कितने हैं 4। तो इस साइड क्या होगा आपके पास, आयरन कितना है 3, ऑक्सीजन है 4, हाइड्रोजन है 2। तो अब आप देखो आयरन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस होगी, अनबैलेंस क्या है हाइड्रोजन। इस साइड हाइड्रोजन 8 है, इस साइड हाइड्रोजन 2 है। इसको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो कि इस साइड भी क्या है हाइड्रोजन बराबर हो जाए। तो आप इसको क्या करो 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, 4 2 कितने होते हैं 8। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखो, क्या ये आपके पास इक्वेशन Fe3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2। यही किया आपने, हाइड्रोजन को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया था और वो भी प्रोडक्ट साइड पे। तो आप देख लो आपके पास आयरन कितना है, हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। सिमिलरली प्रोडक्ट साइड पे देखो आयरन कितना है, ऑक्सीजन कितना है और हाइड्रोजन कितना है। आयरन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 इंटू 2 8 और ऑक्सीजन कितनी है 4। और इस साइड देखो आयरन है 3, ऑक्सीजन है 4 और हाइड्रोजन है 8। इट मीन्स आपकी इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस। जब नंबर ऑफ एटम क्या होगा ईच साइड में इक्वल हो जाएंगे तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाती है फिर बैलेंस्ड हो जाती है।
अगर देखो जैसे जो 10th के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 8th 9th में बैलेंसिंग नहीं की होती है, उनके लिए बिल्कुल नई चीज़ होती है बैलेंसिंग, तो प्लीज़ ये स्टेप वाइज मेथड फॉलो करें। इसके शॉर्टकट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे mg प्लस O2 गिव्स MgO। यहाँ पे क्या है, अगर किसी को बैलेंसिंग आती है वो सीधा सीधा यहाँ पे 2 लगाएगा, यहाँ पे 2 लगाएगा और इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। बट जो बैलेंसिंग फर्स्ट टाइम पे कर रहे हैं उन्हें क्या है, नंबर ऑफ एटम दोनों ही साइड पे ऐसे लिख के उसको एक प्रॉपर स्टेप वाइज स्टेप करना चाहिए। अगर आप 3-4 दिन इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी क्या होगा, बैलेंसिंग आपको भी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट होते हैं तो क्या बनता है, वाटर, H2O बनता है। यही है वाटर का सिंबल। आपको कोई सिंपली बोले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट होते हैं तो वाटर बनता है तो आप यही लिखोगे। बट ये इक्वेशन देखो क्या है, अनबैलेंस है, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितनी है 1। तो ये इक्वेशन क्या है, अभी अनबैलेंस है। तो अब आप क्या करोगे, प्रोडक्ट वाली साइड पे ऑक्सीजन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, H2 प्लस O2। ये है आपकी प्रोडक्ट साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आगे आ जाएगा, 2H2O। दोबारा देख लेते हैं क्या इक्वेशन बैलेंस्ड हुई है। हाइड्रोजन कितने इस साइड 4 और ऑक्सीजन कितनी होगी 2। ये पहले भी बताया था, 2 इंटू 2 कितना होगा 4, और ये 2 क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन है 2। अब देखो इक्वेशन अभी भी बैलेंस नहीं हुई है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको क्या करो 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 क्या होगा, आगे आ जाएगा 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब क्या होगी आपकी इक्वेशन, बैलेंस्ड। हाइड्रोजन कितने हो गए 4, ऑक्सीजन कितनी है 2, और इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं 4 और ऑक्सीजन कितनी है 2। तो अब इक्वेशन क्या हुई आपकी, बैलेंस्ड। तो बैलेंसिंग को अगर आप स्टेप वाइज मेथड में फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ये बहुत ही इजी वे है बैलेंसिंग को करने का।